तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये लास्ट टॉपिक है आपका भाग 1 का। मैंने आपको बताया था संविधान के अंदर कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, 22 चैप्टर है इस बुक के अंदर, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर में आपके 4 टॉपिक्स हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो मैंने इनके बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया था। आज थोड़ा सा देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, संविधान बना था तो 4 जगह हमारे देश को विभाजित किया गया था, 4 तरीके के राज्यों में विभाजित किया गया था, ए, बी, सी और डी। ए में रखे गए थे जो ब्रिटिश प्रोविजंस थे वो, बी में रखे गए थे हमारे प्रिंसली स्टेट यानी कि आपकी देसी रियासतें जो थी, और सी में रखे गए थे कमिश्नरी स्टेट्स, और डी में आपके यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज रखे गए थे। तो समझेंगे पहले ब्रिटिश प्रोविजन क्या होता है, प्रिंसली स्टेट क्या होता है, कमिश्नरी स्टेट्स क्या होते हैं और यूटी क्या है। तो यूटी में तो केवल इतना ध्यान रखना है कि एक ही चीज थी आपकी, केवल एक आती है इसमें, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं। अंडमान एंड निकोबार जो था वो अकेला द्वीप समूह था उस टाइम, जो यूनियन टेरिटरीज में आता था। अब बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश प्रोविजंस में क्या आते थे। तो कुल मिलाकर 9 ऐसे राज्य थे, 9 ऐसे स्टेट्स थे जो उन लोगों ने ब्रिटिश प्रोविजंस के अंदर रखे थे। और उनमें कौन कौन सा था आपका, पहला था असम, बिहार, बम्बई। ठीक है, अब ये मुंबई हो गया, पहले ये बम्बई था। ठीक है, उस टाइम पे इसको मुंबई नहीं कहते थे, क्या थे ये, बम्बई था। मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या था, पश्चिम बंगाल। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ब्रिटिश लोग जिस राज्य पर उनका अधिकार रहता था, जब भारत आजाद हो गया था तो एकदम से तो पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ था, कुछ जगह पर उनका क्या था, अधिकार था, तो वो कहलाते थे आपके ब्रिटिश प्रोविजंस। ठीक है, दूसरा आता है आपका प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे भारतीय मूल के राजा थे जो ब्रिटिश के अंडर में वर्किंग करते थे। ठीक है, आपका संविधान लागू नहीं हुआ था, तो भारतीय मूल के राजा थे। 552 जो आपकी रियासतें थी वो क्या थी, भारतीय मूल के राजा थे, लेकिन ब्रिटिश के अंडर में क्या करते थे, वर्किंग करते थे। तो 9 आपने प्रिंसली स्टेट्स बनाई थी। ठीक है, जिसमें आपकी क्या थी, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी बंगाल, राजस्थान, सौराष्ट्र, कोचीन और विंध्य प्रदेश। ठीक है, जिसे आप विंध्याचल प्रदेश के नाम से बाद में जाना गया था। तो ये 9 ऐसे थे जो क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे, वो हिंदू थे, मतलब भारतीय थे। ठीक है, लेकिन ये ब्रिटिश के अंडर में ही एक तरीके से वर्किंग करते। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि वो पूरे के पूरे स्टेट के ऊपर एक साथ कब्जा नहीं कर सकते। पूरे स्टेट पे अगर वो कब्जा करेंगे तो उतनी अच्छी कमांड वो नहीं दे सकते। तो वो क्या करते थे, जो भी स्टेट का, जो भी राज्य का सबसे मेन सिटी होती थी उसको अपने अंडर में रख लेते थे। ठीक है, बाकी राज्य पर क्या करती थी, केवल हुकूमत चलती थी, लेकिन जो मेन सिटी होती थी उसको क्या करते थे, अपने अंडर में रख लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए उनको बिहार को अपने अंडर में करना है तो उन्होंने क्या किया, पटना को अपने अंडर रख लिया, वहां पर अपना एक कमिश्नर बैठा दिया और उस कमिश्नर के थ्रू पूरे राज्य पर वो काम चलाने लगे। तो वो कहलाते थे कमिश्नरी स्टेट। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा, कुल मिलाकर 10 क्या थे आपके कमिश्नरी स्टेट्स। ठीक है, 10 कमिश्नरी स्टेट्स थे और एक आपका क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी। ध्यान रखिएगा, जो ए में आते थे ब्रिटिश प्रोविजन वो कितने थे, 9, बी में आते थे आपके प्रिंसली स्टेट 9, सी में आते थे आपके कमिश्नरी स्टेट 10 और डी में आते थे आपके यूनियन टेरिटरीज 1। इतनी जगह पर भारत को विभाजित किया गया था, 4 भागों में भारत को तोड़ा गया था। उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या था, अब खुद सोचो, मान लीजिए भारत का नक्शा है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक भारत का नक्शा छोटा सा बना के देखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कैसा लगता है अगर आपके पास भारत का नक्शा होता। अब क्या है कि मान लो कहीं पर आपका क्या है, असम है, कहीं पे त्रिपुरा है, कहीं पे हैदराबाद, सब अलग अलग है। एक छोटा सा नक्शा भारत का देखते हैं इस तरीके से। सॉरी, ये मान लीजिए आपका, ये एक तरीके से रफली बना लेते हैं, ये भारत का नक्शा है। अब क्या होता कि भाई कहीं ए यहाँ पर दे रखा है, ए फिर यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया मुंबई में। ठीक है, ए यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया, कहीं ए दे रखा है, कहीं कहीं पे आपका बी दे रखा है, कहीं बी वाला राज्य है। ठीक है, चलिए डी तो ये यहाँ हो जाता है, कहीं पे सी यहाँ, सी यहाँ, सी यहाँ, सी यहाँ है,
ठीक है। तो अलग अलग पूरे में क्या होता है, ABCD चारों तरीके के राज्य क्या थे पूरे भारत में अलग अलग क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। तो जब ये पूरे में फैले हुए रहते हैं, अब मान लीजिए आपने ए वाले में किसी एक को नियुक्त किया, तो वो यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए, कैसा लगेगा। अब आपसे वो कोई पूछ लेता है, मान लीजिए अगर आज भी भारत को इसी तरीके से डिवाइड किया गया होता, आपसे कोई पूछ लेता कि वे कहाँ रहते हो, तो आप क्या कहते, सी में, यानी कि कमिश्नरी स्टेट्स में। अब सी यहाँ भी है, 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 10 जगह होता, कौन से में रहते हो। आज के टाइम से आपसे कोई पूछेगी भाई कहाँ रहते, बोले उत्तर प्रदेश, समझ गए भैया ये रीजन है, ये उत्तर प्रदेश है। बिहार रहते हैं, कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र रहते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल रहते हैं। तो अब क्या है, तो ऐसी इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए क्या था कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की। पढ़ा चुका हूं मैं पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में, देख लीजिएगा एक बार। भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग की गई। सबसे पहले जो आयोग बना था वो कौन सा था, जो भाषा के आधार पर जो पहला आयोग बना था वो था एस के धर आयोग। एस के धर आयोग में जो एस के धर थे वो क्या थे, रिटायर्ड जज थे, कहाँ के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। उनसे ये कहा गया कि भाई आप इस चीज पर समीक्षा कीजिए, आप इस चीज पर अपना पूरा का पूरा रिसर्च कीजिए और उसके बाद बताइए क्या भाषा के आधार पर उनको राज्यों को बांटना चाहिए या इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। तो एस के धर ने क्या किया था, भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, हमको नहीं बांटना चाहिए। उसके बाद आपका एक और समिति आई थी, JVP समिति। यहाँ पर जे फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सिट्रोमैया। ये 3 लोगों की एक समिति थी जिसको हमने नाम दिया था JVP समिति। इनसे कहा गया कि भाई आप भी एक बार पूरा रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद हमको बताइए कि क्या हमको राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। JVP समिति ने भी काफी दिनों तक इस पर रिसर्च की और उसके बाद इन्होंने भी ये कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा चल रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1952 में, ठीक है, 1952 में तेलुगु के एक नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू जी ने, तेलुगु नेता थे 1952 में, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए और इसलिए वो क्या बैठ के भूख हड़ताल पर बैठ गए। और भूख हड़ताल पर बैठने के बाद 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी हो गई मृत्यु। जब उनकी मौत हो गई तब सरकार ने एक और आयोग, पूरे देश में आक्रोश फैल गया था, बुरी तरीके से देश बौखला गया था, तब उन्होंने बनाया था फजल अली आयोग। ठीक है, तब कौन सा आयोग आया था, फजल अली आयोग, जिसमें 2 लोगों की एक समिति थी। ठीक है, दो लोगों की समिति थी, पहले थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे KM पनिक्कर। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर, इन दोनों लोगों ने क्या किया था, फिर से रिसर्च किया और भाई जब देखिए पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ था, तेलुगु के सबसे बड़े नेता थे, मर गए थे, तो सरकार भी दबाव में थी और इन लोगों ने फजल अली आयोग के तहत ये कह दिया कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दीजिए। क्वेश्चन यहां से उठेगा कि पहला ऐसा कौन सा राज्य था जो रीस्टेबल हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य था जो पुनर्गठित हुआ था। ध्यान रखिएगा 1956 में आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ था। आंध्र प्रदेश का भी विभाजन भी हुआ था कुछ साल पहले, शायद ध्यान हो, मैं पिछले वीडियो में वो भी बता चुका हूँ कि कौन सा राज्य किसमें विभाजित हुआ है, कौन सा राज्य किसमें जुड़ा है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, नवंबर 2000 में, ठीक है, नवंबर 2000, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये 3 डेट्स ध्यान रखिएगा। इन तीनों डेट्स को 3 राज्यों का विभाजन हुआ था, 3 राज्य टूट के उसमें से नए स्टेट्स निकले थे, जिसमें से कि 9 नवंबर सन 2000 उत्तराखंड बनाया गया था। कहां से तोड़कर, उत्तर प्रदेश से तोड़कर, उत्तर प्रदेश को तोड़ा गया था, उत्तराखंड बनाया गया था कब, 9 नवंबर सन 2000। ठीक है, बाकी का हमारा जो पहला वाला आपका पोर्शन है, पहला जो पार्ट है वो होता है यहाँ पर समय।
कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, आपको करके देखना। आज बात करते हैं हम भाग नंबर 2, यानी कि अब हम आ गए सेकंड चैप्टर के अंदर। कहां आ जाते हैं? सेकंड चैप्टर के अंदर। मैंने बताया था कि किताब का नाम क्या है? संविधान है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है। कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं, ठीक है, यानी कि 22 भाग हैं। और उसके अंदर क्या है, देखिए हर चैप्टर के अंदर क्या होता है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हर चैप्टर में क्या है, टॉपिक्स हैं। पहले चैप्टर में भाग 1 में हम लोग टॉपिक्स जिनको हम नाम कहते हैं यहाँ पर आर्टिकल, कितने पढ़े? आर्टिकल 1 to 4। यहाँ पर जो हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वो जो आर्टिकल्स का नंबर है वो आर्टिकल नंबर है आपका 5 to 11। क्या है? 5 to 11। अब पहले भाग का जो नाम था, देखिए चैप्टर का नेम होता है, तो पहले भाग का नाम था हमारा संघ एवं राष्ट्र क्षेत्र, यानी कि संघ का मतलब आपको जानते हैं क्या होता है? संघ का मतलब सेंट्रल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरा भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरा राज्य क्षेत्र, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर में आता है, ठीक है। यहां पर जो हमारा है उसका, इस भाग का नाम है नागरिकता। नागरिकता को इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता, सिटीजनशिप। मजे की बात क्या है, आर्टिकल नंबर 5 to 11 में आपको यही पढ़ना है कि किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे दी जा सकती है, या उसकी भारत की नागरिकता कब खत्म हो जाएगी। आज इसका ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू लेने के बाद कल की क्लास में हम आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अलग अलग सारा पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना कि नागरिकता, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सिटीजनशिप या व्हाट इज नागरिकता, नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या होती है, तो क्या बताएंगे उसमें? देखिए भाई, नागरिकता क्या है, ये बताती है कि आप किस देश के नागरिक हो। और अगर नॉर्मली कहा जाए तो सिटीजनशिप का क्या काम होता है कि किसी भी एक व्यक्ति और एक राज्य यानी कि स्टेट के बीच में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाने का ये काम करती है, ठीक है, उसको बनाए रखने का काम करती है। ये क्या कहलाती है? नागरिकता कहलाती है, ठीक है। अब क्या है कि नागरिकता सबसे पहले कैसे मिली, ठीक है, तो क्या था कि 26 नवंबर 1949 इस दिन क्या हुआ था, मैंने बताया था 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का जो संविधान था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। और उसके अंतर्गत ये 2 आर्टिकल्स उस टाइम नहीं थे, आर्टिकल नंबर 5 to 9 तक के जो आर्टिकल थे वो किसमें लिए गए थे, नागरिकता के विषय में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 to 9। अब बात यह है कि भाई जब देश बना तो 2 जगह विभाजन हुआ था। 1947 में एक बना था आपका पाकिस्तान और दूसरा बना था हिंदुस्तान। तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो भारत का नागरिक माना जाएगा, सबसे पहली चीज आती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन उन्होंने क्या की कि जब आपकी क्षेत्र सीमा पूरी बन गई, आपने सारा काम निपटा लिया, उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जो भी बंदा भारत के अंदर पैदा होता है, ठीक है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर किसी बच्चे का बर्थ भारत में होता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन फिर आती है कि भाई मान लीजिए जो विदेशी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के लोग थे, वो यहाँ आकर रह रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, यहाँ पर रह रहे थे, यहाँ जॉब करते थे, अगर उनका बच्चा यहाँ पैदा हो जाता है तो क्या वो भारतीय नागरिक माना जाएगा? तब इस नियम को थोड़ा सा बदला गया कि कोई भी बंदा, या मान लीजिए अभी आज के टाइम में, अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं वहाँ सारी जांचें होती हैं। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ आता है और उसका यहाँ पर कोई महिला आती है जो प्रेग्नेंट हो और उसका बच्चा यहाँ पैदा हो जाता है, तो क्या वो भारत का नागरिक माना जाएगा? और उसके माता पिता दोनों बाहर के, मान लीजिए वो घूमने आए, तो ऐसे कंडीशन में क्या था, उन्होंने इस नियम को थोड़ा सा चेंज करा कि कोई भी बच्चा अगर भारत में पैदा होता है और उसके माता पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात यह आती है कि भाई पहले तो भारत का कोई राज्य क्षेत्र बना ही नहीं था, पहले तो पाकिस्तान भी भारत में ही माना जाता था। तो क्या कहा गया, इन्होंने ये कहा कि भाई हम अपना जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर रहे हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे।
रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, लागू किया था, स्टार्ट किया था। तो इन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी 1950 वाले दिन जो भी भारत में होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। 26 नवंबर 1950 जिस दिन हमने अपने संविधान को अपने अंदर ढाला या संविधान को स्वीकार किया है, उस दिन जो भी भारत में होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे वो कोई भी। ठीक है। या फिर इन्होंने कहा था कि 19 जुलाई, ध्यान रखिए डेट्स बहुत ध्यान रखना, 1948 19 जुलाई 1948 से पहले जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा दिया है कि हम भारत में रहना चाहते, जब विभाजन हुआ तो क्या था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जिसने रजिस्ट्रेशन करा दिया वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। कुछ मेन चीजें थी कि भाई कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। तो पहले कंडीशन उन्होंने क्या बोला कि जो भी बच्चा भारत में जन्मा होगा और उसके माता पिता में से कोई एक भारत में का निवासी होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि भाई 26 नवंबर 1950 को जिस दिन हमने अपने संविधान को लागू किया है, उस दिन जो भी व्यक्ति भारत के अंदर निवास होगा, भारत के अंदर उपस्थित होगा, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और तीसरा इन्होंने कहा था कि 19 जुलाई 1948 को 8 से पहले जिसने भी अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। अब बात आती है कि नागरिकता आप ले कैसे सकते हैं। अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहें तो आप नागरिकता कैसे ले सकते हो। तो ध्यान रखिएगा कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के ऊपर कोई भी अगर आपको लॉ बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, तो केवल पूरे भारत में एक ही जगह है जहां वो कानून बनाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड संसद यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अकेली ऐसी चीज है जिसको यह अधिकार है कि वह नागरिकता के ऊपर कानून बना सकती है, किसको नागरिकता देनी है, किसकी नागरिकता छीननी है, ये वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और उसके बाद आपका क्या आता है कि जो नागरिकता अधिनियम है 1955 का, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप का जो एक अधिनियम है 1955, उसके तहत कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके भी बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके लिए बाद में डिस्क्राइब करेंगे। ये हमने एक बेस पढ़ लिया कि नागरिकता कैसे कैसे मिली थी। अब बात आती है कि नागरिकता का क्या अंत हो सकता है। मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास सिटीजनशिप है इंडिया की, और क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी वो सिटीजनशिप खत्म कर दी है? हो सकता है, यस या नो? आप लोगों को कुछ तो पता होगा इस बारे में, हाँ या ना? जल्दी बोलो फटाफट। नहीं हो सकता? हो सकता। किस कंडीशन में होगा, वो कंडीशन होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन जिससे नागरिकता का अंत हो सकता है, आपकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है, कि आप 7 साल तक भारत से बाहर रहो, भारत में आओ ही ना। आप 7 इयर्स तक भारत में बिल्कुल नहीं आए, आपकी नागरिकता समाप्त। पहली कंडीशन, 7 इयर्स तक आप भारत नहीं आते, लगातार 7 साल तक आप भारत से बाहर हैं, भारत में नहीं आते हैं, आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। दूसरा, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में अपशब्द कहते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसके नियमों को नहीं मानते हैं, तब भी आपकी सिटीजनशिप समाप्त कर दी जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको मानना ही मानना है, उसको आप नहीं मानते हैं, आपकी सिटीजनशिप खत्म। तीसरा क्या कहता है, मान लीजिए इंडिया का किसी देश से युद्ध चल रहा है, ठीक है, वॉर हो रही है, और वॉर के टाइम पे आप दूसरे देश की सहायता करते हो, यानी कि आप देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे और आपकी सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पहला 7 वर्ष तक आप भारत से बाहर रहे, 7 इयर्स तक आप इंडिया में नहीं आते हो, आपकी सिटीजनशिप समाप्त। दूसरा, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते हो, उसको अनफॉलो करते हो, आपकी सिटीजनशिप समाप्त। तीसरा, ऑन द टाइम ऑफ वॉर, अगर आप किसी शत्रु देश की, किसी अदर कंट्री की हेल्प करते हैं, तब भी क्या हो जाएगी, आपकी सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। और चौथा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आप बाहर जाते हो नौकरी करने,
मान लीजिए आपको अमेरिका में जॉब का ऑफर आता है, आप अमेरिका जाते हैं, जॉब करते हैं और आप वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं। तो इंडिया का एक रूल है कि इंडिया में दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती। आप दो जगह के एक साथ सिटीजनशिप के होल्डर नहीं हो सकते। आपकी यहाँ की सिटीजनशिप तुरंत क्या हो जाएगी, थैंक यू, टाटा बाय बाय गया। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, और पांचवा केस ये है कि अगर आप खुद ही यहाँ की नागरिकता छोड़ना चाहें, आप कहें कि सर मेरे को इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, तब भी आपकी क्या होगी, ये नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और छठा जो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग बहुत करते हैं कि आप किसी भी तुक्के तरीके से, मतलब गलत तरीके से भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो भी वो नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये 6 बातें हैं जिससे नागरिकता का अंत किया जा सकता है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने, जैसा कि मैंने बताया था, 1955 अधिनियम के तहत आपने क्या किया, नागरिकता के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है, नागरिकता के लिए आपने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर अंदर अगर आपको 2 साल की सजा सुना दी जाती, रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर अंदर अगर आपको 2 साल की गवर्नमेंट के द्वारा सजा तो सुना दी जाती है तो आपकी नागरिकता खत्म। आप बाहर से आए थे, आपने बाहर से आए, आपने क्या किया, 1955 जो नागरिकता अधिनियम था उसके तहत क्या किया, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया कि सर मेरे को भारत की नागरिकता चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्वीकार हो गया, आपको नागरिकता मिल गई। लेकिन इसके 5 साल के अंदर अगर इन केस आपको किसी भी केस में 2 साल की सजा सुना दी जाती, चोरी में, किसी की हत्या में, किसी अदर काम में, किसी भी चीज में 2 साल की अगर आपको सजा हो गई 5 साल के अंदर अंदर, तो आपकी नागरिकता वहीं पर क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके माता पिता भारत के निवासी थे, वो भी भारत में पैदा हुए, तो भारतीय नागरिकता तो मिलेगी, और वो काम करने बाहर चले गए। अब उनका जमीन, मकान, जायदाद सब यहाँ है, तो ये भी एक रूल है, अगर आपका जायदाद यहाँ है तो आप भारत के नागरिक हो, और आप काम कर रहे हो बाहर, तो बाहर की भी सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए, तब क्या हुआ था कि 2003 में भारत सरकार ने कुछ चेंज किए, और एक बंदे उसके बाद आपको दिखाए होंगे, एनआरआई। एनआरआई क्या होता है, एनआरआई का मतलब, देखिए आपने केवल एनआरआई पढ़ा है, क्या ये केवल एनआरआई होते हैं? 3 तरीके के लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली एनआरआई, केवल एनआरआई नहीं होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, 2 बताओ, बता सकता है? एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई, ये 3 तरीके के लोग होते हैं, इनके पास दोहरी नागरिकता है। एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई 3 तरीके के लोग होते हैं। क्या होते हैं बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा, इन लोगों के पास भारत की नागरिकता तो है, ये भारत के निवासी तो माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इनके लिए उतने सारे रूल अप्लाई नहीं होते जो हमारे और आपके लिए होते हैं। एनआरआई के पास भारत की नागरिकता है, भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन वो किसी भी सरकारी नौकरी में फॉर्म नहीं भर सकता, यहाँ आकर वोट नहीं डाल सकता, किसी संवैधानिक पद पर खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो ये चाहे कि भाई मैं एनआरआई हूं, मैं यहाँ आके सभासदी का भी चुनाव लड़ लूं, नॉट पॉसिबल, किसी भी संवैधानिक पद के लिए वो खड़ा नहीं हो सकता। सरकार के द्वारा चलाई गई किसी भी स्कीम में उसको लाभ नहीं मिलेगा। ये सारे काम हम कर सकते हैं, हम नौकरी का फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है, हम किसी संवैधानिक पद पर भी खड़े हो सकते हैं, अगर हम उसके लिए योग्य हैं तो हमको सरकार के द्वारा चलाई गई सारी स्कीमें भी मिलेंगी, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम वोट डाल सकते हैं, वो वोट भी नहीं डाल सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ओवरव्यू था आपका नागरिकता का, ठीक है। जो भाग 2 है नागरिकता, उसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो एक एक आर्टिकल करके कल हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी एक बार
बहुत शॉर्ट में एक रिवीजन करते हैं। नागरिकता कैसे मिलेगी? जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर क्या 3-4 नियम बताए गए थे। क्या था कि पहला नियम क्या था कि अगर बंदे का बर्थ जो है वो भारत में हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक पहले से भारत का नागरिक है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या बताया था कि 26 जनवरी 1950 जो भी बंदा भारत के अंदर होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और तीसरा उन्होंने एक डेट और दिया था। कौन सा डेट दिया था? 1958 से पहले है 1948 से पहले। 1948 कौन सा 1948? एक ही डेट था क्या 1948 में? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी बंदा पंजीकरण करा देगा वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। नागरिकता के लिए कोई भी कानून बनेगा, कौन बना सकता है? संसद, पार्लियामेंट, संसद। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि नागरिकता का अंत कैसे होगा। पहला क्या बताया था 7 साल तक आप भारत के बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। दूसरा क्या बताया था अगर आप संविधान का अपमान करते हैं आपकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। तीसरा क्या बताया था कि युद्ध के समय, वॉर के टाइम में अगर आप किसी भी अदर कंट्री की हेल्प करते हैं, जो हमारा शत्रु देश है उसकी, आप जो एनिमी कंट्री है उसकी आप हेल्प करते हैं तो क्या हो जाएगा आपकी नागरिकता को, सिटीजनशिप को समाप्त कर दिया जाएगा। चौथा क्या बताया था कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, आप किसी अदर कंट्री में वर्क करने जाते हैं, वहां की नागरिकता को, वहां की सिटीजनशिप को आप स्वीकार कर लेते हैं, आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। पांचवा क्या होता था अगर आप स्वयं नागरिकता छोड़ दें, आप कहना भाई मेरे को इंडिया की नागरिकता नहीं चाहिए, तब भी क्या हो जाएगा आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। छठा किसी गलत तरीके से अगर आप नागरिकता की प्राप्ति करते हैं तब भी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और सेवेंथ क्या होता है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, आपको नागरिकता चाहिए और उसके 5 साल के भीतर भीतर आपको 2 साल की क्या हो गई, सजा हो गई। विद इन 5 ईयर्स अगर आपको 2 ईयर्स की क्या हो जाती है, सजा हो जाती है, तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम एक एक आर्टिकल करके इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।